हक तेरे बाप का है। नहीं, तेरे बाप का। और तेरा बाप मैं हूँ। मैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मेज रनर पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरह से मेज से निकलने में बच्चों को 3 साल लग जाते हैं। इन सालों में कई बच्चों की जान भी चली जाती है। जब ये मेज के बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें मेज के अंदर बंद किया था उसका नाम विकेट है। और मेज के बाहर आते ही कुछ नकाबपोश इन्हें हेलीकॉप्टर से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मेज रनर मूवी पार्ट 2 में हमें शुरुआत में अतीत की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि थॉमस की मां उन्हें कंपनी विकेट के हवाले कर देती है। साथ ही ऐसे बहुत से बच्चे वहां होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें विकेट के हवाले कर देते हैं, उनको वायरस से बचाने के लिए जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उस विकेट कंपनी की हेड मिस एवा होती हैं, जिन्होंने मेज रनर पार्ट 1 में खुद को गोली मारकर ख़त्म कर लिया था। उन सभी बच्चों को मेज के अंदर डाल दिया जाता है, उनके दिमाग को स्टडी करने के लिए, जहाँ से वो सब अपनी जान बचाकर बाहर आए थे। ये सब कुछ थॉमस अपने सपने में देख रहा होता है। हेलीकॉप्टर से उतारकर इन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर इन्फेक्टेड आदमी होता है, पर सिक्योरिटी और आर्मी की वजह से इनके पास नहीं आ पाता। और अब थॉमस, टेल्सा, म्यूट, म्यूनो, फ्राइपेन और विंस्टन सब एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर वे जेनसन से मिलते हैं। वो उन्हें कहता है कि तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। यहाँ ना कि विकेट के लोग और ना क्रैंक्स तुम पर पहुंच पाएंगे। जो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था उसका नाम फ्लेयर था, और उससे इन्फेक्टेड लोगों को क्रैंक्स कहते थे। दरअसल इनको मेज के अंदर रखने का कारण ये होता था कि इन्फेक्शन फैलते वक्त ये सभी बच्चे मोस्ट इन्फेक्टेड जगह पर थे, पर इन्फेक्शन का असर इन पर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और दिमाग की स्टडी के लिए इन्हें मेज में रखा गया था, ताकि इनकी बॉडी उसके उस हार्मोन्स के बारे में पता लगा सके जिसकी वजह से इनके इन्फेक्शन नहीं हुआ। इस सुरक्षित जगह पर इनके साथ साथ कई और बच्चे थे। थॉमस को पता चलता है कि विकेट कंपनी के कई मेज हैं, और ये वही लोग हैं जो वहां से बचकर वापस आए हैं। सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तभी थॉमस की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जिसका नाम एरिस था। तब उसे पता चलता है कि सबसे पहले जो मेज के बाहर आया था वो एरिस था, और यहीं पर जेनसन की एंट्री होती है, और वह कुछ बच्चों के नाम लेकर उन्हें ले जाता है। थॉमस से बताया जाता है कि शायद ये बच्चे नसीब वाले हैं और शायद इनसे बेहतर जगह पर ले जाया जा रहा है। और ऐसा ही हमेशा होता है कुछ बच्चों के साथ। पर थॉमस के मन में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। टेरेसा को कुछ लोग अपने साथ ले जाते देख पर गार्ड से रोक देता है, ये कहकर कि टेरेसा के कुछ टेस्ट बाकी हैं और इस वक्त तुम उससे नहीं मिल सकते। एरिस थॉमस को एक जगह सभी बच्चों को दिखाता है जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर में रखा था, जिन्हें वो नाम लेकर बुलाते थे। रात में जब दोनों चुप चुप के उस लैब से में जाकर देखते हैं तो वे वही बच्चे होते हैं जिन्हें रोज चुनकर ले जाया जाता था, और उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में बंद करके उनके मुंह में दिमाग में पाइप लगा देते हैं और शरीर की एक लिक्विड निकल रहा होता है। तभी जैनसन लैब में आता है। वो दोनों छुप जाते हैं और जैनसन वीडियो कैम के जरिए डॉक्टर एवा से बात करते देख लेते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वीडियो में खुद को गोली मारना एक झूठ था, और जैनसन उनके लिए काम करता था, जिन्होंने उन सब बच्चों को मेज के अंदर डाला था। और डॉक्टर एवा से कहता है कि हमारे सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं। डॉक्टर एवा बाकी बच्चों पर टेस्ट करने को कहती है और राइट हैंड को ढूंढने को कहती है। इसके साथ वो कहती है कि वो ऑलरेडी हम पर 2 बार हमला कर चुके हैं, जो अब अफोर्डेबल नहीं है। जैनसन लैब से चला जाता है। थॉमस जान चुका था कि ये जगह सेफ नहीं है, और अपने साथियों के साथ वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। टेरेसा को छोड़कर वे सब रात में वहां से निकल जाते हैं। जेनसन इन्हें ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। थॉमस सबको बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो इन्हें चाहिए, इसलिए ये हमें यहाँ पर रख रहे हैं। इन पर कुछ क्रैंक्स अटैक कर देते हैं, लेकिन थॉमस और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो सब देखते हैं कि पूरी दुनिया खंडर बुन चुकी थी, सारी इमारतें टूट चुकी थी। उनके एक साथी क्विंस्टन को क्रैंक ने काट लिया होता है, और वह अभी ज़ॉम्बी बनने वाला था, जिस वजह से उन सबको उसे छोड़कर आगे जाना पड़ता है, क्योंकि क्विंस्टन ने उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था। धरती पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि आसमान में बिजलियां चमक रही होती हैं, और ऐसा तूफान आता है जो आज से पहले कभी नहीं आया होता है। ये सभी भागकर एक घर में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो बंधे हुए थे। तभी इनके पास ब्रेंडा नाम की लड़की आती है, जो इन्हें जॉर्ज के पास लेकर जाती है। जॉर्ज इन सबसे 3 सवाल पूछता है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और मुझे तुमसे क्या फ़ायदा है। यहाँ जॉर्ज के साथ और भी लोग थे, ये सब बहुत खतरनाक थे और इन्फेक्टेड नहीं थे। जब जॉर्ज को पता चलता है कि ये विकेट से भाग गए हैं, तो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। विकेट के लोगों को इनके बारे में यहाँ पता चल जाता है, और वो सब वहाँ आ जाते हैं।
तो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। थॉमस और ब्रांडा वहां बच जाते हैं और विकेट के लोगों को पकड़ने से पहले ही वहां ब्लास्ट होता है, क्योंकि जॉर्ज ने चारों तरफ डायनामाइट बिछाया हुआ था। इसकी पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, पर थॉमस और ब्रांडा वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक क्रैंक इन पर अटैक कर देता है और ब्रांडा एक कांच के फ्लोर पर गिर जाती है, जिस पर क्रैंक आ जाता है, जो कि कई फुट ऊपर था बिल्डिंग के। क्रैंक फिर से ब्रांडा पर अटैक करता है, पर थॉमस ब्रांडा का हाथ पकड़कर कांच तोड़ देता है और क्रैंक नीचे गिर जाता है। जब वो लोग वहां से निकलते हैं तो ब्रांडा देखती है कि उस क्रैंक ने उसके पैर पर काट लिया था। मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहां पर और भी लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे। थॉमस को रात में अपनी पुरानी याद का सपना आता है कि वो टेरेसा को बता रहा होता है कि उसे विकेट के प्लान का पता चल चुका है और लोगों को मरते नहीं देख सकता। यही वो वजह थी कि मेज रनर पार्ट 1 में थॉमस और टेरेसा को मेज के अंदर डाला गया था, क्योंकि ये बात एक विकेट के आदमी सुन लेता है और उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि थॉमस और टेरेसा विकेट की सच्चाई जानकर उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस और ब्रांडा अपने पुराने दोस्तों से मिल जाते हैं और जान जाते हैं कि कौन आदमी उनकी खबर विकेट तक पहुंचा रहा था, जिसका नाम मार्क्स था, और उसे मारकर ये लोग आगे निकल जाते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद इन्हें एक चट्टानों के करीब पुल दिखता है, जहां पर पुरानी गाड़ियां थीं। इन पर गोलियां चलने लगती हैं, जिससे इन्हें छुपना पड़ता है। वहां दो लड़कियां आकर इन्हें पकड़ लेती हैं, जिनके हाथ में गन भी थी। एरिस इनके साथ था, जो सबसे पहले मेज से बाहर आया था, और ये दोनों लड़कियां उसी मेज की हिस्सा थी, जो एरिस के गले लगकर इसे बताती हैं कि राइट आर्म ग्रुप ने उन्हें बचाया है। सब मिलकर राइट आर्म ग्रुप के पास जाते हैं, पर वहां अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। उस ग्रुप का लीडर विंस था। वो कहता है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, और तभी ब्रेंडा बेहोश हो जाती है, क्योंकि क्रैंक के काटने के इन्फेक्शन बढ़ रहा था। तभी गन से विंस उसे मारना चाहता है, पर थॉमस उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। तभी वहां एक साइंटिस्ट आती है, जो पहले विकेट के लिए काम करती थी। वो थॉमस को पहचान गई थी, पर थॉमस उसे नहीं पहचान पाया था। वो साइंटिस्ट थॉमस को बताती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके मर रहे थे, और तुम ये और नहीं सहन कर सकते थे। उसके बाद विकेट के कई ठिकानों के बारे में भी तुमने जानकारी दी थी। तभी विंस को पता चलता है कि वो थॉमस था, जिसकी वजह से उन्हें विकेट के बारे में पता चला था, और वो विकेट पर हमला करते थे। पर थॉमस को खुद याद नहीं था। इस वजह से थॉमस की याददाश्त मिटाकर उसे मेज में डाला गया था। साइंटिस्ट थॉमस और ब्रांडा को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि विकेट पहले अच्छे इरादे से इन्फेक्शन का क्योर ढूंढना चाहता था, और तुम ही कुछ बच्चे थे जो इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, क्योंकि तुम सबके दिमाग में एक एंजाइम पैदा होता है और इन्फेक्शन को रोकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड को सही करना है तो उस एंजाइम को निकालकर उस इन्फेक्टेड की बॉडी पर इंजेक्ट करना होगा, पर ये एंजाइम लैब में नहीं बन सकता, और इसी वजह से विक्ट सभी बच्चों को अंदर से ये एंजाइम निकालती है। इसलिए एक लैब में सबके मुंह और दिमाग में पाइप लगाकर एंजाइम निकाल रहे होते हैं, जहाँ टेरेसा भी थी। ऐसा तब तक होता है जब तक बच्चे मर नहीं जाते। इसी कारण साइंटिस्ट मैरी ने विकेट छोड़ दिया था। टेरेसा सारी बातें सुन लेती है। मैरी एंजाइम थॉमस की बॉडी से लेकर ब्रेंडा में डाल देती है और ब्रेंडा ठीक हो जाती है। उसी शाम टेरेसा थॉमस को बताती है कि उसकी माँ भी इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड थी, और उन्हें एक कमरे में मैंने बंद कर दिया था, ये सोचकर कि वो जल्द ही ठीक होंगी। पर ऐसा नहीं होता, और उनकी चीख की आवाज़ें हर रात मुझे सुनाई देती हैं। लेकिन आवाज़ न आने पर एक दिन मैंने कमरे में देखा कि वो मर चुकी हैं, और बहुत से लोगों ने ये सब सहा होगा, जो मैं और नहीं चाहती। उम्मीद है तुम समझ पाओगे। थॉमस कहता है कि क्या समझ सकता हूँ। तभी वहां विकेट के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो टेरेसा ने इन्फॉर्म किया था अपनी लोकेशन के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ है। टेरेसा इन्फेक्टेड लोगों की हेल्प करना चाहती थी, भले ही एंजाइम देते देते जान ही क्यों ना चली जाए। जैनसन और साथी इसके इलाकों में बॉम्ब फेंकना शुरू कर देते हैं। जैनसन के कमांडोज बच्चों को साथ जो उन्होंने लैब से छुड़ाए थे उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हेड एवा पेज भी आ चुकी थी, और मैरी भी आ जाती है। जैनसन मैरी को गोली मार देता है, और बच्चों को ले जाने से पहले थॉमस एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से डराने की कोशिश करता है और उनके इरादे नाकामयाब करने की बात कहता है, क्योंकि वह जानता था कि इन सबको बस यूज किया जा रहा है।
थॉमस के साथ बाकी बच्चे जो मेज से गए थे उसके साथ आ जाते हैं। थॉमस के रिमोट के दबाने से पहले ब्रेंडा और जॉर्ज गाड़ी लेकर आते हैं। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई होती है। थॉमस और कुछ बच्चे बच जाते हैं विकेट के हाथों मरने से, लेकिन कई सर्वाइवर्स को एवा पेज अपने साथ पकड़ कर ले जाती है, जिसमें टेरेसा भी थी जो अपनी मर्जी से गई थी, और मीनो को भी एवा के साथ ही ले गए होते हैं। थॉमस ने मीनो से कहा था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। थॉमस जानता था कि ये लोग नहीं रुकने वाले, इसलिए सभी साथियों से कहता है कि वो एवा पेज को मारना चाहता है, वरना वो इसी तरह सबका इस्तेमाल करेगी। बचे लोग भी थॉमस का साथ देते हैं और उससे उसके प्लान के बारे में पूछते हैं। इसके आगे की कहानी इस मूवी के लास्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिसका नाम है मेज रनर द डेथ क्योर।